नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो सीरीज है वो आपके लिए यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। जितने भी सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर से, लीडिंग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से, वहां से ये आर्टिकल्स कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उसके साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर लें। तो कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग, उसको देखेंगे। सबसे पहले यूक्रेनियन क्राइसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक सी। तो सीधी बात है कि जियोपॉलिटिकल जो आपके इशू होते हैं उसमें जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कंटिन्यूएशन में है लगातार, ये जो आपका रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हम देखेंगे इसको। पेपर 2 का पार्ट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। दूसरा भी उसी से रिलेटेड है कि यूक्रेन का क्राइसिस और इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, उसमें भारत के संदर्भ में भी देखेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है मार्केट में फ्लक्चुएशन है, जिसको हम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कहते हैं। उसके साथ ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो सारी कमोडिटीज के प्राइस बढ़ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो आप जो है देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद से वैसे ही जो है इकोनॉमिक क्रंच पूरे विश्व में देखा जा रहा था। तो सेकंड पेपर का पार्ट है, इसको देखेंगे। तीसरा जो है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है। तो ये कंटिन्यूएशन है जो लड़कियों के लिए, किशोरियों के लिए जो हम शिक्षा की बात करते हैं, है ना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप सुन रहे थे, तो उसी के संदर्भ में एक अगली पहल है जो हमने किया है। ठीक है, ये अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी था उसी के संदर्भ में, तो ये पार्टनरशिप ही है हमारी इसमें। ठीक है ना, तो देखेंगे इसको, कंटेक्चुअल पार्ट है, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन की बात की जा रही है ना। स्टैग मतलब क्या हो गया? स्टैग मतलब तो रुका हुआ, बिल्कुल एक स्थिर टाइप की चीज हो गई। इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं इसको देखेंगे। आपने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें, इसको देखेंगे। इकोनॉमी का पार्ट है, पेपर 3 है। हंसा एनजी की बात करेंगे, ठीक है ना, ये साइंस टेक का पार्ट हो जाएगा, इसको देखेंगे। ये कंटिन्यूएशन ही है, ये भी एयरक्राफ्ट वगैरह देखते होंगे ना, ट्रेनर, उससे संदर्भित है ये आपका। तो ये पहला जो टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहां पर रशिया का जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन के संदर्भ में, तो इसमें टर्की ने जो अनाउंस किया है, घोषणा किया है कि वो जो है आपका मॉन्ट्रेक्स जो आपका कन्वेंशन बोल लीजिए उसको लागू करेगा। वो जो आपका कन्वेंशन है ये टर्की को ऐसा प्राधिकार देता है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास आप देखेंगे उस तरीके की घटनाओं में कंटिन्यूएशन है। तो इसमें टर्की को ऐसा प्राधिकार दिया गया कि आप भैया ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की, मतलब किसी देश की जो नेवी वगैरह अगर वहां से जा रही ब्लैक सी में, तो आप उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक, अब समझिएगा कि रशिया क्या चाहता है। वो जो अपना ट्रेड है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बढ़ाना चाहता है, सीधी बात है। अब रशिया को उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके पास नेचुरल ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। एक दिन और भी हम लोगों ने टॉपिक में डिस्कस किया था, ठीक। तो अब उसको सी रूट जो है वो कौन सा अपनाना पड़ेगा? जब वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो काला सागर जिसको ब्लैक सी बोलते हैं और मेडिटेरेनियन सी जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या सोच रहा है दूसरी ओर जो है आपका यूक्रेन, क्या सोच रहा है कि टर्की जो है वहां पर बैन कर दे उनको, है ना, कि आप नहीं आवाजाही कर सकते हैं रशिया को। तो वैसे ही पूरा विश्व जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके ऊपर इकोनॉमिक जो है आपका क्या लगा रहे हैं? सैंक्शंस लगा रहे हैं, है ना। ये सब चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहां पर जो टर्की है वो जो रशिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की सोच रहा है, ठीक। अब इसके लिए वो क्या करेगा? मॉन्ट्रेक्स जो आपका कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स जो सम्मेलन हुआ था 1936 का, उसके तहत जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। अब
ये समझिए कि यूक्रेन के संदर्भ में जो आपका रशिया का आक्रमण हुआ, उसके आड़ में हुआ क्या है कि भैया जैसे अगर उसके सी रूट को रोक देंगे तो उसका व्यापार तो अवरुद्ध हो जाएगा, नॉर्मल सी चीज है, ये बैकग्राउंड है, इसको समझिएगा। अब यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं हम लोग। अगर टर्की की बात करें तो उसका कंट्रोल किस पे है? बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है और जिसको आप डायडेनल स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी सिचुएशन कहां पर? टर्की की टेरिटरी में हो गई। अब टर्की का जो पूर्ण नियंत्रण है वो किसके ऊपर है? एंट्री गेट पे। किसके एंट्री गेट पे? ब्लैक सी के। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका, ठीक ठीक। इसके बाद आप देखेंगे जो आता कहां से? मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है, तो वहां से वहां तक किसका कंट्रोल हो गया? टर्की का हो गया, ठीक है। तो टर्की के एक और यूरोप है और एक तरफ आपका रशिया है। ये तो आप वर्ल्ड मैप में देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी मिल जाएगा। अब यहां पर जो यूएसएसआर था, जो जब तक यूएसएसआर का विघटन हो गया उसके बाद 90 के बाद से उसको रूस बोला जाने लग गया, तो वहां पर रशिया क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही वो लगातार डिमांड कर रहा है कि भैया ये जो मॉन्ट्रैक्स आपका कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है, इसमें हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए, ठीक है ना। अगर ये रिलैक्सेशन उनको मिल जाता है तो जो इंटरनेशनल ट्रेड का डोमेन है वो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको सी रूट मिल जाएगा ब्लैक सी से, ठीक है ना। और ये ब्लैक सी के रूट के लिए उन्होंने क्रीमिया पे भी जो है कब्जा किया था 2014 में, मैंने बार बार आपको बताया। अब यहां पर देखिए कि इन मार्गों से अगर यूक्रेन ने पहले ही बोल दिया है टर्की से कि भैया आप मॉन्ट्रैक्ट सम्मेलन पे विचार करें और ये जो आपका रूट है सी रूट, यहां से जो रूस की नेवी है उसका आना जाना, उनका पारगमन जो है आप रिस्ट्रिक्ट करिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इन सी रूट्स का? तो सीधी बात है, सी रूट से ही तो सारा ट्रेड होता है, सिक्योरिटी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। सारी तरीकों से आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो भू राजनीतिक, भू रणनीतिक अवस्थिति जो है ना, उस आयाम में भी आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रशिया जो है काफी समय से भूमध्य सागर के यूज के लिए जो है वो परेशान है, उसको देख रहा है कि किसी तरीके से फास्टर एक्सेस मिल जाए मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। अब ट्रेड करने का जैसे ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, इंक्लूडिंग इंडिया, ये भी पॉसिबल है इन सी रूट से ट्रेड वगैरह के लिए। ऑयल इंपोर्ट जो है आपका रशिया का, है ना, साथ ही साथ जो गैस का एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, वो भी यहां पर जो है यहां से संभव हो पाएगा। और रूस में जो एकमात्र आपका गर्म पानी का बंदरगाह है वो काला सागर में स्थित है, ये समझिएगा। क्योंकि अपर लैटिट्यूड में है तो वहां पर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, काफी ठंडा एरिया है, तो वहां पर एक ही गर्म जो वार्म वाटर पोर्ट है वो कहां पर है रशिया का? वो ब्लैक सी में है। मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन की बात करेंगे हम, तो मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन कैसा कन्वेंशन है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो किसको अभिशासित करता है, गवर्न करता है? बॉस्फोरस और डायडेनल्स जो स्ट्रेट्स है टर्की में, इसको साइन किया गया 20 जुलाई 1936 को मॉन्ट्रैक्स पैलेस में, स्विट्जरलैंड में, और ये इफेक्ट में आया 9 नवंबर 1936 को। इसको साइन करने वाले देशों में है आपके ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, जापान है, रोमानिया है, युगोस्लाविया है और यूनाइटेड किंगडम है। सोवियत यूनियन था जो अब आपका क्या है? रशिया है और टर्की है, ठीक है। अब इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है? तो मैरीटाइम ट्रैफिक को जो है वहां पर रेगुलेट किया जाता है, किसके संदर्भ में? ब्लैक सी से जो आपका संदर्भित है। ये गारंटी देता है वहां पर कि यहां पर कंप्लीट फ्रीडम है, जो लोग यहां से जा रहे हैं सिविलियन जो भी वेसल्स है, ठीक है ना, पीस टाइम, शांति के समय पे। लेकिन अगर कोई अस्थिरता का साइन टाइम हो या युद्ध का कुछ भी जो है आपका ऐसा टाइम हो जहां पर शांति ना हो, है ना, अशांति उस समय संदर्भ, अशांति के संदर्भ में, या कोई वहां पर जैसे अभी वॉर का टाइम चल रहा है ना, तो ऐसे टाइम पे टर्की जो है वहां पर प्रतिबंध लगा सकता है कि नेवीज वगैरह ब्लैक सी के से पारित नहीं होंगे, मतलब उनका पारगमन नहीं होगा, ठीक है ना। तो नौसेनाओं के संदर्भ में वो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ला सकता है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर कोई भी अगर मतलब आता है, कोई पोत वगैरह आ रहा है, कोई नेवी आ रही, कोई भी अगर वेसल आ रहा है, तो उसके बारे में उसको जो है अपनी जानकारी जो है उसके बारे में नोटिफिकेशन के रूप में एडवांस नोटिफिकेशन टर्की की प्राधिकरण को देना पड़ेगा, है ना। वो इस कन्वेंशन में लिखा गया है, भैया आपको सूचना देना पड़ेगा अग्रिम, तभी आप यहां से पारगमन कर सकते हैं। रशिया का जो आक्रमण हुआ यूक्रेन के ऊपर फरवरी 2022 में, इसमें यूक्रेन गवर्नमेंट ने बोला भी टर्की से कि भैया आप इसका यूज करो और रशिया की नेवी को जो इस सी रूट में एक्सेस मत दो, उसके लिए आप उनको रेस्ट्रिक्ट करो, ठीक है ना। अब यहां पर बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग जो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय आप देखेंगे तो क्या हुआ था वहां पर कि सोवियत संघ पे जो हमला करने के उद्देश्य से जो अपने युद्धपोत वगैरह भेजने की जो धुरी शक्ति, धुरी का मतलब समझ रहे हैं आप,
है ना, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसी के संदर्भ में बोला गया है। तो उस समय पहली बार इस सम्मेलन का आह्वान किया गया था कि जो भी आपकी धुरी की शक्तियां हैं, है ना, जो दो ग्रुप थे, बताइएगा जरा वर्ल्ड हिस्ट्री में दो ग्रुप में कौन कौन थे आपके, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो जो धुरी शक्तियां थी उनको प्रतिबंधित करने के लिए सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया गया था, आह्वान किया गया था, ठीक है ना। अब देख जाइएगा इसको, ये आपका बैकग्राउंड था। यूक्रेन संकट और इसका वैश्विक प्रभाव रोज देख रहे हैं हम, इकोनॉमिक इंपैक्ट तो है ही है, साथ में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज और फर्टिलाइजर में भी इसका इंपैक्ट देखा जा रहा है। हमने पहले भी देखा कि शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस लगा है इससे अक्रॉस द वर्ल्ड, जो आपके ब्लैक सी और एजोव सी से होके जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एजोव सी जो है वो बॉर्डर में किसके, यूक्रेन और रशिया के। ठीक, अब यहां पर समझिएगा कि रशियन जो बैंक्स है वो भी जो आपकी अंतरराष्ट्रीय जो आपकी भुगतान की आवश्यकता है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सबने क्या लगा दिया, वेस्टर्न कंट्रीज ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे जब पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो अलग देशों के, जो भिन्न भिन्न देशों के लोगों ने वहां पर निवेश कर रखा है भारत के साथ ही और भी जो कंट्रीज है, उनकी तो पेमेंट रुक जाएगी ना, तो उनके यहां भी तो समस्या होगी, इस चीज को बता रहे। उसके बाद ऑयल ट्रेड की बात करें तो उसमें सीधा सीधा आएगा इंपैक्ट, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर भी है रशिया, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल और कोल प्रोड्यूसर है। तो डिमांड सप्लाई का गैप जनरेट होगा, वो जो पूरा साइकिल है उसमें जो है आपकी साम्यता नहीं रह जाएगी, है ना, उसमें जो है आपका असंतुलन होगा। तो उससे अचानक वृद्धि देखी गई क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी, गैस के भी प्राइसेस में देखी जाएगी, है ना, इंडिया में भी देखा जा रहा है। अब इसमें देखिए कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में भी यहां पर अवरोध देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। तो जो लोग हैं, जो एफडीआई जिसको बोलते हैं, उसका आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि वो सेफ होना चाह रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट किस जगह जा रहा है, क्योंकि पहले कोविड था, अब ये आ गया, है ना, इस चीज को समझिएगा। इसके बाद ये भी देखिए आप यहां पर कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट कि भारत जो है, यूक्रेन और रशिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, गेहूं का, भारत के साथ साथ। तो अब ये आपस में लड़ रहे हैं, तो भारत के पास एक अवसर है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है वीट एक्सपोर्ट करे और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव कर सकता है, ठीक है ना। और ये जो आपके एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, इससे फायदा होगा गवर्नमेंट को, फिस्कल डेफिसिट को भी एड्रेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एमएसपी से ऊपर के प्राइस में इसको एक्सपोर्ट करेंगे ये, ठीक है। इसके बाद फ्लक्चुएशन एडिबल ऑयल के प्राइसेस में भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारत इसका नेट इंपोर्टर है, निवल आयातक है हम इसके, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप देखिए कि हमारे यहां तिलहन उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, ठीक है ना। ये आयात कम होगी, शुद्ध आयातित देश है, कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, ज्यादा प्राइस बढ़ेगा तो हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तिलहन उत्पादन को बढ़ाएंगे हम, ये नॉर्मल सा पॉइंट है। फर्टिलाइजर्स की भी जो आपके प्राइस है, उर्वरक के, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना, वो भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि भारत जो है महत्वपूर्ण उर्वरकों का आयात करता है, ठीक है ना। तो इससे आयात व्यय में वृद्धि होगी, ठीक, जैसे फर्टिलाइजर में आपका फास्फोरस है और पोटेशियम है, इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो इससे भी थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो है WCD, जिसको वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक लैंडमार्क कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है। अब इसको नाम से ही समझिएगा, इसमें जो एडोलसेंट गर्ल्स है, जो आपकी जिनका स्कूल जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है ना, वो बाहर हो जाती हैं शिक्षा प्रणाली से, उनको क्या करना है, वहां पर चैनलाइज करना है, उनको वापस से वहां एम्बेडेड करना है, संपृक्त करना है फॉर्मल एजुकेशन में, और स्किल डेवलपमेंट भी करना है ताकि उनका सशक्तिकरण हो, ठीक। ये नॉर्मल सा बैकग्राउंड है। अब ऑब्जेक्टिव समझिएगा, तो उद्देश्य ये है कि जो एडोलसेंट गर्ल्स इंडिया में बेचारी स्कूल से बाहर हो गई है, उनको वापस से फॉर्मल एजुकेशन में संपृक्त करना है। दूसरा, यहाँ पर इनरोलमेंट को बढ़ाना है। इनरोलमेंट तो करवा दिया आपने, नामांकन, उसके साथ उनको रिटेंशन भी कराना है स्कूल में, है ना। एज की बात करें तो 11 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनकी बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे मौजूदा जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, जैसे किशोर लड़कियों के लिए योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाए, है ना, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, तो इस पे भी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम किया जाएगा स्कूली लड़कियों के संदर्भ में, ठीक। यहाँ पर ये जो कैंपेन है, ये आपको पता होगा, इस अभियान को जो है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाया गया इनिशिएटिव, तो उसी के अंतर्गत ये अगला कदम ही तो है सरकार का एक तरफ। तो उसमें जो प्राइमरी जो भी आपके बेनिफिशियरी रहे होंगे, विद्यालय जाने वाली जो आपकी क्या है, लड़कियां हैं आपकी, है ना, यहाँ पर 4 लाख का डेटा भी लिखा हुआ है, 400,000, तो वो जो
किशोरी लड़कियां हैं उनको वहां पर टारगेट किया जाएगा, उनको ही टारगेट करके इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है ना, यहां पर हेल्थ में, एजुकेशन में, उनकी सुरक्षा में, स्किल डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल लिटरेसी में उनको एम्पावर करने के लिए किनको, यंग वुमेन और गर्ल्स को वहां पर सतत आयाम पर निवेश किया जाएगा, निरंतर संदर्भ में निरंतर जो है वहां पर किया जाएगा निवेश। भारत के जो बच्चे हैं और युवा हैं उनके अंदर एटीट्यूडनल चेंज भी लाना है, जहां पर जेंडर इक्विटेबल एटीट्यूड को लाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कम्युनिटी है उनको सेंसिटाइज करेंगे, हम संवेदनशील करेंगे, उनको बताएंगे भैया, जागरूक करेंगे उन फैमिलीज को कि आप जो है एडोलसेंट गर्ल्स को पढ़ाइए, है ना, इससे जो है आपका ये फायदा होगा। तो लोग जागरूक होंगे तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के अंतर्गत आएंगी, है ना, बच्चियां, और उनका एम्पावरमेंट होगा। अब यहाँ पर जो फंडिंग है वो कहां से होगी, तो एसएसए से समग्र शिक्षा अभियान, बताइएगा कब स्टार्ट किया गया था, क्या इसका जो है मेन संदर्भ है। इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होंगे, कार्यकर्ताओं, उनसे मिलने वाली जो धनराशि होगी, है ना, जिनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा वहां से, है ना, काउंसलिंग वगैरह के लिए उन महिलाओं की, मतलब लड़कियों की जो आपके एडोलसेंट गर्ल है, नॉर्मल सा पॉइंट है ना, उनको सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए जो है समग्र शिक्षा अभियान। और जो आंगनवाड़ी के जो हमारा वर्कफोर्स तो वही है ना जो वहां पर अवेलेबल है, तो उससे जो है उनको क्या किया जाएगा, उनको भी इंडल्ज किया जाएगा, वहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि लोगों को बताइए भैया आप, और वहां पर लोगों को अवेयर करिए, है ना। इसके बाद जो शिक्षा के लिए एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, इससे बुनियादी ढांचा भी निर्माण होगा, है ना, उसका भी निर्माण होगा, और इससे इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम जो है एजुकेशन को डिलीवर कर पाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है बहुत फेमस आपकी जो फ्लैगशिप स्कीम है, जनवरी 2015 में लॉन्च की गई। इसका जो एम था, सबसे पहले आप देखिए हरियाणा और पंजाब वाले एरिया से जो है इसको हरियाणा से लॉन्च किया गया। वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर आर्थिक संपन्नता है, लेकिन वहां पर जो आपके मानव विकास के जो इंडिकेटर्स हैं वहां पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है ना। वहां पर जो आप देखेंगे सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया था। तो सेक्स सेलेक्टिव जो आपके अबॉर्शन होते हैं और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो कमी देखी जा रही है, उसको एड्रेस करने के लिए इसको लाया गया। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव, इसमें 3 आपकी मिनिस्ट्री है। क्यों? पहला, क्योंकि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनके विकास से संदर्भ है। दूसरा, हेल्थ का संदर्भ है, वहां पर तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी है ना, ठीक है, और फैमिली वेलफेयर। और तीसरा, शिक्षा की बात है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल है। इसके जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव थे, तो सबसे पहले सेक्स सेलेक्टिव जो आपका एलिमिनेशन होता है उसको रोकना, उसके बाद गर्ल चाइल्ड को सुरक्षित करना, उसके बाद एंश्योर करना उनके एजुकेशन को और पार्टिसिपेशन को, है ना, स्किल्ड भी करना। कुल मिला के ये उनके सशक्तिकरण से संदर्भित है। स्टैगफ्लेशन की बात करें तो अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जीडीपी के कमजोर आंकड़े भी हैं। ये दिख रहा है कि भारत में जो है इन्फ्लेशन जो है वो आपका अभी क्या है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की बात करें तो ये जो टर्म आया है, ये इयान मैकलेड ने दिया था 1965 में, यूनाइटेड किंगडम के हैं। ये सब पूछा नहीं जाता, कभी स्टेट पीसेस में पूछ ले तो पूछ ले, बाकी यूपीएससी तो बिल्कुल नहीं पूछता। अब इसकी विशेषता को देखें तो सबसे पहली चीज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसी के सापेक्षिक अगर संदर्भ में देखें तो वहां पर बेरोजगारी की दर भी बहुत ज्यादा होती है। स्टैगफ्लेशन को सबसे पहली बार देखा गया 1970 के दशक में। बहुत सारी जो आपकी विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं थी, विकसित जो देश थे, उन्होंने जो है वहां पर रैपिड इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस किया कि इन्फ्लेशन भी ज्यादा था और अनएम्प्लॉयमेंट की दर भी बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑयल शॉक का संदर्भ देखा गया था, है ना, उसके रिजल्ट के रूप में। अब देखिए यहां पर कि जब आमतौर पे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, आप समझिएगा इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, ऐसे समझिए महंगी कौन सी चीज होती है, कीमती कौन सी चीज है जो कम है, हीरा आपका कीमती है ना, कम पाया जाता है, सोना कम पाया जाता है। तो ऐसे समझिए इसको लेमैन की लैंग्वेज में कि मुद्रास्फीति कब बढ़ती है, जब अर्थव्यवस्था में सबके पास पैसा हो। मान लीजिए 10 प्याज है, खरीदने वाले 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास पैसा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहां पर लोग बिडिंग करेंगे। एक बोलेगा मैं 5 रुपए किलो, तो दूसरा बोलेगा 10, तीसरा बोलेगा 12, 13, तो इससे रेट बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। अब लोगों के पास क्या हुआ कि 100 प्याज है ना, और खरीदने वाले कितने हैं लोग, बताइए, 100 प्याज है और खरीदने वाले कितने हैं, 10। तो क्या है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड जो है आपकी क्या है, कम है। तो अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो इससे क्या होगा, उनके प्राइसेस जो है वो कम होंगे, वहां पर बिडिंग नहीं होगी। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप डिमांड और सप्लाई की चेन से इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है जब इन्फ्लेशन होता है। इसीलिए हम रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते हैं, बाय करते हैं, ये सब टूल्स है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए। एक
मिनिमम जो है आपका इन्फ्लेशन भी हर अर्थव्यवस्था में होना चाहिए, वो भी लाभप्रद होता है, लेकिन उसको उसका सीमांकन, उसकी लिमिटेशंस आवश्यक होती है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे स्टैगफ्लेशन के क्या इंपैक्ट है, बिल्कुल कोर पार्ट है इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक चीज है। अब यहां पर सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, इसलिए जो आपका स्टार्ट हो रहा है यहां पर प्राइस में राइज देखा जा रहा है ना। यहां पर जो है प्राइसेस जो है आपके लगातार वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ने लगी है। अब यहां पर इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था है ना, उसमें आप देखेंगे कि लागत अगर बढ़ेगी तो उत्पादन में गिरावट आएगा। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर मोटिवेट नहीं होंगे नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, ज्यादा उत्पादन करने के लिए, है ना। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं अगर उसमें गिरावट आती है तो हमें ज्यादा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारा उत्पादन है वो भी कम देखने को मिलता है। मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है ये आपका। इसके बाद कंसर्न क्या है, तो सीधी बात है कि रशिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा गैस का प्रोड्यूसर है वो आपका, ठीक है। तो उसमें अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे, आर्थिक प्रतिबंध, तो इससे क्या होगा, कीमतों में वृद्धि देखी ही जाएगी। एक पहली चीज ये। दूसरा ये कि इंडिया में प्रत्यक्ष अभी इस संघर्ष में जो है भारत प्रत्यक्ष तौर पे शामिल नहीं है, लेकिन एलपीजी का संदर्भ है हमारा, उससे बहुत अच्छा जो है बायलैटरल रिलेशन भी है ना, और पूरे विश्व में देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका क्या होगा, डिसबैलेंस होगा आपका, ठीक है ना, वो भी नेगेटिवली जो है इंपैक्ट करेगा भारत के लिए। तो भारत बुरी तरीके से यहां पर प्रभावित होगा, क्योंकि 84% से ज्यादा जो हमारी जरूरत का तेल है उसको हम आयात करते हैं। इससे जो हमारा सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है उस पर भी जो ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। और जो जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी तो ओवरऑल डिमांड को ये कम करेगा, ठीक, ओवरऑल डिमांड को कम करेगा, ठीक है। और अभी भी आप देखेंगे तो जो मांग की दर है, अगर कोविड को हम यहां पर रख के देखें तो कोविड जब फैला उसके पहले का जो लेवल था वहां तक भी हमारी डिमांड का लेवल नहीं आ पाया है अभी तक। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स भी डीमोटिवेट होंगे, डिस्करेज होंगे वो इस संदर्भ में, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं लगेंगे, नया उत्पादन नहीं होगा, तो बेरोजगारी की दर भी बढ़ती चली जाएगी और लोगों की वैयक्तिक आय के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो उनकी वैयक्तिक आय भी कम होगी। तो वे फॉरवर्ड क्या है आगे का सुझाव, तो सीधी बात है भैया रिड्यूस करें इन्फ्लेशन को तार्किक आधार पर, है ना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, यहां पर पॉपुलिस्ट अप्रोच से बाहर निकले कि चुनाव है तो आप कुछ कम ज्यादा करने की कोशिश नहीं करिए, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स से सबसे पहले बाहर आए और यहां पर तार्किक आयाम पर राष्ट्र के हित पर आप वहां पर पॉलिसी को क्या करें, मोबिलाइज करें, है ना, उसको इंप्लीमेंट करें। इसके बाद जो हमारी आर्थिक निर्भरता है ऑयल पे उसको कम करने की आवश्यकता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया हम रिन्यूएबल सोर्स को यूज करेंगे, है, और चीजों की बात करेंगे वहां पर, है ना। वैकल्पिक ईंधन का विकल्प भी, वैकल्पिक ईंधन को अपना सकते हैं, जैसे ईवी की बात हो रही है, उन सब चीजों को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर उत्पादकता को बढ़ाना है, ठीक है, उच्च विकास को हमको क्या करना है, अटेन करना है और उत्पादकता में वृद्धि करना है, वो भी मुद्रास्फीति एक तार्किक आधार पर, तार्किक स्तर पर रखकर। अब यहां पर हंसा एनजी की बात किया जा रहा है ना। तो ये अपनी तरीके का पहला ऐसा स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट ट्रेनर है ना, जो आपका जिसने कंप्लीट किया सी लेवल ट्रायल्स को। नॉर्मल सी चीज है, की पॉइंट्स देखिए, इसको डेवलप किसने किया है, सीएसआईआर ने किया है, और नेशनल एरोस्पेस जो एरोस्पेस आपकी लेबोरेटरी है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था इस लेबोरेटरी को 1959 में। और ये गवर्नमेंट का अपना अद्वितीय या अनोखा अकेला ही ऐसा एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है कंट्री की सिविलियन सेक्टर से रिलेटेड। अब जो सीएसआईआर है आपका, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1942 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और ये लार्जेस्ट आरएनडी का ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ठीक है ना। अब की फीचर्स देख लीजिए इसके, बहुत नॉर्मल सी चीज है ये आपका अपग्रेडेड वर्जन है हंसा का। हंसा आपने पहले भी देखा होगा, पढ़ा होगा। ये आपका सबसे ज्यादा मतलब उन्नत तकनीकी वाला आपका फ्लाइंग ट्रेनर्स में से एक है, उड़ान प्रशिक्षकों में से एक है। अपग्रेडेड वर्जन है ये हंसा का, जिसने पहली बार जो उड़ान भरी थी 1993 में और इसको सर्टिफाइड किया गया था 2000 में। सेंटर ने इसको अप्रूव किया है हंसा एनजी को 2018 में और इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, है ना, ये एयरक्राफ्ट को, है ना, कहां पर, जो प्रदर्शनी लगी थी एरो इंडिया 2019 में, ठीक है। इसके बाद इसको जो है आपका कैसे संचालित किया जाता है, तो ये पावर्ड बाय रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन, इसको आप देख सकते हैं कि रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन के द्वारा क्या मिलती है, इसको शक्ति मिलती है, उससे संचालित होता है। और इसको डिजाइन किया गया कि किस तरीके की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो भैया ट्रेनर एयरक्राफ्ट के द्वारा, किसके द्वारा, बाय फ्लाइंग क्लब्स, है ना, भारत में, ठीक है।
अब फ्लाइंग क्लब के द्वारा जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको निर्मित किया गया। इसके बाद आप देखेंगे तो ये कम लागत पे भी काम करता है, इसमें ईंधन की खपत भी कम होती है, तो इसका कॉमर्शियल जो वाइबिलिटी है वो बढ़ जाती है ना, ठीक है। और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए आपका ये एक आदर्श विमान के रूप में आपको दिखाई देता है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहां पर जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि इसको जाना जाता है स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल के नाम से, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि वर्ल्ड का नैरोएस्ट स्ट्रेट है जिसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए, ये भी सही है आपका। तीसरा ये कि ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को किससे, सी ऑफ मरमरा से। अब ये सब एरिया वैसे भी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड मैप में आप जरूर इसको डेली देखा करिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, बार बार देखेंगे मस्तिष्क में रच बस जाएगा वो आपका, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि ये सेपरेट करता है यूरोपियन पार्ट को किससे, एशियन पार्ट से, ठीक है ना, इस्तांबुल के संदर्भ में बता रहे हैं। अब यहां पर इस्तांबुल का जो आपका एशियाई भाग है उससे यूरोपीय भाग को अलग करता है। तो चारों स्टेटमेंट सही है और पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है भैया, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि इसको लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसके बाद इंडिया जो है, बोला जा रहा है इंडिया को कि ये आपका इनका क्या है, ओलिव रिडले जो आपके टर्टल है उनकी सबसे बड़ी ज्ञात जो घोंसला है उसकी आबादी का वास स्थल है गंजम कोस्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा, है ना, उसी से संदर्भित है। तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा ये कि जो सी टर्टल्स है वो प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, मतलब उनको प्रोटेक्शन दिया गया है किसके अंतर्गत, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसका जो शेड्यूल 1 है उसका पार्ट 2 है आपका, ठीक। इसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया है 2021 से 26 के लिए। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।